बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर सेकंड डॉक्टर रामस्वरूप साहू। फोर मोमेंटम, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वह फोर वेलोसिटी वेक्टर है, तो अब है जो अपने पास पे क्या है, फोर मोमेंटम है। तो इसको हमने क्या, चतुर्थ वियम संवेग। मुख्य रूप से आप किसी भी कण के चतुर्थ या फोर वेक्टर वेलोसिटी यू म्यू है और उसका विरामना द्रव्यमान m0 हो, तो इन निश्चित राशियों का गुणनफल भी एक निश्चित होना चाहिए और इसकी विमा संवेग के समान होनी चाहिए, और इसी को ही हम फोर वेक्टर मोमेंटम कहते हैं और इसको पी म्यू से लिखते हैं। और करस्पॉन्डिंग टू इसकी डायरेक्शन है, ये वेक्टर है तो इसकी दिशा है जो जगत रेखा जिस करस्पॉन्डेंस जिस भाग में होगी, वो भाग से मेरा मतलब है कि टाइम लाइक हो इवेंट होगी या आकाशवत होगी, उसके अनुसार उसी दिशा में होगी। पी म्यू एक जनरल फोर वेक्टर को हमने, और म्यू इसलिए लिखा है कि 1 to 4 यानी कि टेंसर फॉर्मेट ही लिखा है, कंट्रा और को में आपके अंतर नहीं है, इसलिए m0u म्यू। P1 है जो आपके पास में ये कह रहे हैं, मुख्य रूप से इसमें क्या जो नई चीज आएगी वो ये आएगी कि क्या आपके पास में जो वेलोसिटी है वो किसी कण की लेनी है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कण है। तो ये u वाला कण, मान लीजिए मैंने u वेग वाला कण लिया, s फ्रेम वाला लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका रेस्ट मास के अंदर भाग लगेगा। तो अपन शुरू में जो अपन ने मान लो लॉरेंज रूपांतरण किए, तो लॉरेंज रूपांतरण में क्या होता है, फोर वेक्टर नहीं लेते अपन, वहां पे हम क्या करते हैं, लॉरेंज रूपांतरण करते हैं, जिसमें यहाँ पे v लिखते हैं और v के लिए हम ये रिलेशन लिखते हैं साधारण किसी कण के लिए, और उसमें ये कहते हैं कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए फ्रेम विच इज गोइंग इन x डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम, और दैट इज कॉल्ड s डैश फ्रेम। अब यहाँ है फोर वेक्टर, तो फोर वेक्टर में पार्टिकल है जो s में बैठा है उसका वेग, और s डैश में बैठा है उसका वेग। जो ऑब्जर्वर आप बनाओगे उस ऑब्जर्वर के करस्पॉन्डिंग उसका वेग है, तो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो क्या कांस्टेंट v वेग से चल रही है, इसलिए उस कण का खुद का भी वेग है और कांस्टेंट वेग से खुद फ्रेम भी चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ ये बदलाव आएगा क्योंकि हम फोर मोमेंटम जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें m के रेस्पेक्ट में m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर आएगा, और इसी को m0 u गामा का है। यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी तो आप P1 इज इक्वल टू PX कर लेंगे, P2 इज इक्वल टू PY कर लेंगे, P3 इज इक्वल टू PZ कर लेंगे, P4 इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंजेज ही आएंगे आयोटा की वजह से, आयोटा E बाई C हो जाएगा, यानी कि हमने m इंटू जो C है उसको क्या करा, रेस्ट मास एनर्जी वाला फॉर्मूला यहाँ काम में लिया, यानी कि mc स्क्वायर वाला करस्पॉन्डिंग टू आपके पास में E बराबर mc स्क्वायर वाला काम में लिया। तो ये क्या है, आयोटा m और c है, तो मेरे को क्या चाहिए, c का चाहिए, तो c बाई c कर दिया, तो मेरे को क्या मिला, आयोटा का आयोटा मिला, और ये वाला है जो E बन गया, और ये आपके पास में C बन गया। ये पहले वाले में जो वीडियो में दिखाया था वो कि वही है, गामा ux है, गामा uy है, गामा uz है, और आपके पास में आयोटा C गामा u है, और m0 से तो हमें इसलिए, और कोई बच्चा ये भी सवाल उठा सकता है कि आपने साहब इसको रेस्ट मास से क्यों किया। भाई रेस्ट मास से इसलिए किया कि ये एक ऐसी राशि है जो इसकी जन्मजात गुणों से जुड़ी हुई है, और जन्मजात गुणों का ही चतुर्थ संवेग या संवेग के अंदर प्रावधान है कि उसका द्रव्यमान, तो यहाँ द्रव्यमान का नया नाम कर दिया, यानी विरामा द्रव्यमान। अदरवाइज ये मेरा मूविंग द्रव्यमान है, जो कोई भी कण अब रेस्ट मास में उसका इतना था परंतु गतिशील है, उस समय उसका मास ये है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जहां ये यूज होएगा अपने आप वहां घुस जाएगा। तथा कण का संवेग है जो p इज इक्वल टू आयोटा px, और ये 3 वेक्टर्स के रूप में लिख दिया, तो एक एक इंडिविजुअल वेक्टर को ये लिख दिया। तथा कण की जो ऊर्जा है वो करस्पॉन्डिंग टू E इज इक्वल टू m, और ये कह रहा है कि आपके पास में c स्क्वायर है। अर्थात ये जो बात कहना चाहता है, देखिए आप यहाँ पे देखो गामा m0 गामा u को क्या लिखा मैंने, m लिखा, तो ये देख लीजिए गामा u और m0 को मैंने क्या लिखा, m लिखा, तो मेरे पास में रेस्ट मास एनर्जी क्या आई, रेस्ट मास एनर्जी आई जो क्या ये होगी, क्योंकि ये तो है इसकी कहने का मतलब वह ऊर्जा जो गतिशील कण है उसके करस्पॉन्डिंग। तो जो आपके मेरे दिमाग में थी कि साहब आपने तो डेफिनेशन में तो m0 दिया और उसके साथ में देखो गामा अपने आप घुस गया, और गतिशील कण है इसलिए गतिशील मास आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके उस कण की ऊर्जा है, और यही कण अगर गति नहीं करता है, हम तो ये कहते हैं रेस्ट में है, तो इसके लिए m0 आ जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। तो ये वापस आप इसको देखिएगा क्योंकि ये इसी इक्वेशन को कहा है, ये जो इतनी इक्वेशंस पड़ी चतुर्थ संवेग की निश्चितता सिद्ध करने के लिए सभी घटकों के वर्गों का योग करने पर, तो इसको समझ में आई होगी कि 3 वेक्टर्स है जो
इस तरीके से मैंने लिखे। और फोर्थ वाला जो पार्ट है जिसको मैंने कहा है कि ऊर्जा है, और बेसिकली यहाँ पे जो मोमेंटम का 4 वेक्टर है जिसमें ई विराजमान है, तो ये 1 to 4 है जो आपके पास में म्यू का लिख दिया। और म्यू है जो क्या हुआ, पी का हमने क्या किया, बेसिकली क्या है, ये आपके पास में वर्ग है इसका, तो वर्ग है तो 2 को मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को, तो चारों को ही करना है क्योंकि 4 वेक्टर्स है मेरे पास, तो चारों को किया। तो देख लीजिए m0 स्क्वायर गामा म्यू आपके पास में u, सो इसको मैं म्यू बोल रहा हूँ पर u है, और ये भी u है, और यहाँ पे m स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू आपके पास में ये वाला पार्ट लिया इसने, तो m स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये तो 3 वेक्टर्स इस तरीके से आ जाएंगे, c स्क्वायर इधर हो जाएगा, बाहर है जो आपके पास में रेस्ट मास का वर्ग और गामा u का भी वर्ग। तो ये गामा जो वर्ग है वो तो क्या बदल जाएगा, वो तो उसका गतिशील मास बन जाएगा। तो गतिशील मास के करस्पॉन्डिंग टू इसने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है कि वो गामा को तो नीचे रख दिया और m0 स्क्वायर को ऊपर रख दिया और u स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कर दिया। इसके अंदर आप कॉमन लेंगे तो एक माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यानी कि मुख्य रूप से आपको c को कॉमन लेना है, तो c को कॉमन लिया तो माइनस c बाहर आ गया और बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मुख्य रूप से मूलभूत गुणों से जुड़ा हुआ है, अचर है। किसी भी कण का जीवन में उसका वर्थ या उसका गुण है जो क्या है, जड़त्व का गुण है, उसके अंदर वो m0 उसका मास है, और इसको हम रेस्ट मास भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो ऊपर की इक्वेशन है से चतुर्थ संवेग सदिश की निश्चितता सिद्ध होती है, अतः इसके रूपांतरण समीकरण भी हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। रूपांतरण समीकरण क्या है, क्योंकि 4 वेक्टर के रूपांतरण समीकरण लिखने हैं मिन्कोवास की स्पेस में, तो P1 P2 P3 4 है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये मेरा मैट्रिक्स है जो क्या करता है, कन्वर्जन करता है किसको, 4 वेक्टर जो S फ्रेम में है उनको S डैश फ्रेम में, दिए मोमेंटम के 4 वेक्टर हैं जिनको मोमेंटम के S डैश फ्रेम में कन्वर्जन करेगा। तो गामा, आइटा बीटा गामा और 1 1 और माइनस आइटा बीटा गामा और गामा। तो ये कह रहा है डैश वाले 4 वेक्टर्स मोमेंटम के S डैश निर्देश तंत्र के घटक है जिनका मान समीकरण जो पूर्व का समीकरण में S निर्देश तंत्र के घटकों के अनुरूप ही मान क्रम से आपके पास है px डैश p म्यू p y डैश, यानी कि y वाला है ये, और z डैश और आयोटा e डैश अपॉन c होगा, जबकि S डैश निर्देश तंत्र में संवेग के घटक आपके पास में px डैश p y डैश p z डैश तथा ऊर्जा e डैश होंगे। ये कह रहे हैं कि इस रूप में घटकों के रूप में ऊर्जा का मान लिखा है 4th वाला। तो यहाँ मोमेंटम का जो ब्लॉक है 4th वाला, जो पहले भी मैंने कहा शुरू में हमने मिन्कोवास की स्पेस में 4th वाले की चिंता जो टाइम कोऑर्डिनेट होता है, तो टाइम कोऑर्डिनेट है जो हमारा अल्टीमेटली 4 वेक्टर मोमेंटम के जब लिखते हैं तो ये ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को कह रहा है कि इसके 4 वेक्टर्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी। फिर इस समीकरण में गामा इसने कॉमन ले लिया तो आपके पास में P1 को Px रख दिया और माइनस बीटा। बीटा क्या है, बीटा बेसिकली आपके पास में यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वाला है u बाई सी, यानी कि ये वो वेग है जो कहने का मतलब कण का आपके पास में वेलोसिटी है, जो मैंने कल परसों आपको दिखाया था। एक बार वापस चेक कर लो, क्योंकि ये u है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला अपना दोनों में से एक होगा। तो बीटा है जो कांस्टेंट वाला है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कहने का मतलब गतिशील है उसका है, यानी कि ये देखो बीटा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू वी कांस्टेंट बाई सी, और गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा केवल अकेला बिना इंडिसेज वाला वो है 1 माइनस वी स्क्वायर कांस्टेंट अपॉन सी स्क्वायर। तो ये स्ट्रक्चर जब खड़ा कर दिया तो लास्ट वाला देखो ई डैश अपॉन सी लिखा अपन ने, ई डैश अपॉन सी, और आइटा तो चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और गामा का गामा और ई बाई सी और माइनस बीटा और पी एक्स। तो इनको भी अगर अपन जो पूर्व में अपन ने किया, अगर इसका भी मैं 4 वेक्टर का क्या करूं, निश्चितता का नियम लगाऊंगा तो इसके निश्चितता के नियम से ये भी इसके इक्विवेलेंट आएगा। पर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, निश्चितता सिद्ध हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब आपने रूपांतरण प्राप्त कर लिया तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से संवेग और ऊर्जा रूपांतरण समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, और आपके पास में जो नंबर 8 वाला है उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने निश्चितता सिद्ध करते वक्त घटकों के मान संवेग के रूप में रखे, जो ऊर्जा संवेग अपेक्षित समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्लॉक एक अलग हो गया और ये ब्लॉक एक अलग हुआ। इस ब्लॉक में ये कह रहे हैं कि आपके पास में इसका उपयोग करते हुए निश्चितता के सिद्धांत का आप क्या कर सकते हो, अपेक्षीय ऊर्जा संवेग समीकरण प्राप्त कर सकते हो। उसको करना है तो पी म्यू स्क्वायर, यानी कि आपके पास में पी का वर्ग किया तो 4 वेक्टर लिखे,
फोर वेक्टर लिखे तो थ्री वेक्टर्स तो यहाँ लिख दिए, और माइनस ई यानी एस फ्रेम वाले हैं ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां मेरे को क्या मिला, पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिला। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास में ये वाला और ये नंबर वाला, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं या इन दोनों को तुलना करता हूं, तो तुलना करने पे मेरे को क्या मिला कि मेरे पास में मुख्य रूप से आपके पास में ये मिलेगा कि एस फ्रेम के लिए आपके पास में ये पी थ्री वेक्टर्स हैं। ये शुरू में भी कर सकता था, पर इसने शुरू में ये लाने के लिए, क्योंकि निश्चितता के लिए फोर वेक्टर्स लाने मेरे को, इसलिए इसने यहां जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, ये इसको लिखता पी स्क्वायर और इसको लिखता कहने का मतलब सी स्क्वायर, और यहाँ वाला जो फैक्टर है उसको आपके पास में ये वाला जो चेंज किया वो वाला फैक्टर लिखता। तो ये इसने देखो ये लिखा और ये ई स्क्वायर और सी स्क्वायर लिखा, और कुल मिला के कहने का मतलब आपके पास में इसने क्या लिखा है, कैपिटल पी का वर्ग है, जिसको सीधा पी एक्स में कन्वर्जन ही लिखा है। ये वो एक एक इंडिविजुअल का मान नहीं रखा है, इंडिविजुअल का मान रखोगे तो वो समीकरण आएगा, इंडिविजुअल का मान नहीं रखा तो अपने पास ये आया, तो थ्री वेक्टर्स आ गए और ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। जैसे इसमें आपके पास में जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो क्या आया कि आयोटा ई डैश बाई सी आया, उसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट है जो क्या आया, आयोटा ई बाई सी आया। तो ये समीकरण है। तो एस डैश फ्रेम के लिए आपके पास में एस फ्रेम के लिए ऊर्जा संवेग अपेक्षित समीकरण है जो करस्पॉन्डिंग टू क्या आएगा, ये बनेगा इन दोनों की तुलना करने पे कि हमने इसके पी के मान नहीं रखे, पी को वेक्टर फॉर्मेट में ही रखा, या थ्री मोमेंटम का वर्ग है तो थ्री मोमेंटम का वर्ग माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जीरो स्क्वायर अपॉन इंटू सी स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर और सी फोर। तो ये है एस फ्रेम में फोर वेक्टर। ऐसा का ऐसा ही एस डैश फ्रेम में भी होगा। एस डैश का भी अगर आप लिखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो, रेस्ट मास का कोई बदलाव नहीं होगा, और आपके पास में सी फोर। तो ये कह रहे हैं डैश वाला आ जाता है। तो अब आपके पास ये जो समीकरण है, कण की कुल ऊर्जा ई और विराम द्रव्य और एम जीरो और पी संवेग में संबंध बताता है। तो हमने क्या करा कि अगर कोई निश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है, कौन करता है, फोर वेक्टर मोमेंटम का, अर्थात उस फोर मोमेंटम के हमारे पास में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, उस एस के लिए ऊर्जा संवेग समीकरण ये होगा। अपेक्षीय ऊर्जा संवेग समीकरण का जो संबंध है इसे कहते हैं, और आपके पास में सहायता में कणों की वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी समीकरण से कणों में वर्गीकरण कर सकते हैं, और मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। तो ये कह रहा है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट थ्री वेक्टर जो आपके पास में है उनका वर्ग है, और यहाँ पे हमने इनके करस्पॉन्डिंग जो पूर्व में मान रखे थे वो तो केवल निश्चितता के लिए, केवल निश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं करता है, कोऑर्डिनेट रखे थे हमने कि भाई ये हमारे पास में पी एक्स का मान है जो एम जीरो गामा और यू एक्स है, यानी कि आपके पास यू मतलब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाली। अब क्या हुआ, ये आपके पास में रखा, तो अब वर्गीकरण किया। नंबर एक, यदि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो हो तो आपके पास में सदा ही ये पॉजिटिव आएगा, और विराम द्रव्यमान वास्तविक होगा तथा प्रकाश के वेग से कम होता है, तथा इसे एक वास्तविक या द्रव्य कण कहते हैं। ये अगर इक्वल होगा तो एम जीरो का मास शून्य होगा और प्रकाश के वेग के बराबर गति करेगा, और इसको प्रकाश कण कहते हैं, जैसे कि फोटोन। केवल वर्तमान में हमारे पास में एक ही डिटेक्ट हुआ है जो फोटोन है, जो प्रकाश के वेग से ही गति करता है, और उसकी खास कंडीशन है इट हैज ए रेस्ट मास इक्वल टू जीरो। यदि, और कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि साहब अगर आपने ये तो कह दिया प्रकाश के वेग से गति कर रहा है और इसका रेस्ट मास जीरो है, अगर प्रकाश के वेग से अधिक अगर फोटोन गति करता है या कम करता है तो रेस्ट मास का क्या होगा, रेस्ट मास जीरो नहीं होगा, उनके फोटोनों के नाम अलग अलग होंगे, यानी कि आपके पास मुख्य रूप से आभासी फोटोन कहलाएगा। यदि पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो हो तो ये ऋणात्मक होता है, और एम जीरो का मान काल्पनिक होगा, और इसका वेग भी प्रकाश के वेग से अधिक होगा, जो कि ये कह रहा है असंभव है, परंतु काल्पनिक कण या टैक्योन्स, यानी कि उनका फिर नया नाम है जो टैक्योन्स है, कैशियोन्स है, इस तरीके की फिजिक्स आती है आगे जाके। समीकरण आपके पास में इससे ये सिद्ध होता है कि पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर राशि एक निश्चित राशि है, और समीकरण जो पूर्व में आपने कहने का मतलब जो फोर ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज के रूपांतरण किए थे, इसके लिए भी ये सिद्ध किया जा सकता है कि आपके पास में ये राशि है जो ई डैश, यानी कि ये ई डैश
स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी एक निश्चित राशि है और ये m0 स्क्वायर c4 के बराबर होगी। अर्थात रेस्ट मास है, जो कहने का मतलब आपके पास में दो अपेक्षीय गतियों की वजह से रेस्ट मास में कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी रूप में अगर किसी भी रेस्ट मास को देखना चाहता है, उस रेस्ट मास का तो मान m0 ही होगा, परंतु वह अगर गतिशील है रेस्ट मास वाला कण, तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे उसके लॉरेंज फोर रूपांतरण जो कोऑर्डिनेट के थे वो तो लॉरेंज रूपांतरण थे, और यहाँ है जो फोर मोमेंटम वाले रूपांतरण लागू होंगे। धन्यवाद।